हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 13 और 14 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किन टॉपिक पे हमको डिटेल में बात करना है। हम बात करेंगे ऑक्टोसाइड की कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा साइंस का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की कि ये क्या है। फिर हम बात करेंगे दुबई में चल रहे COP28 के बारे में। COP28 उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से आपका टॉपिक है G20, जैसे ब्रिक्स, जैसे एशियन गेम्स, क्योंकि गेम्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे वर्ल्ड कप का आयोजन इंडिया में हुआ तो इसलिए वर्ल्ड कप हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पहला पैरा एशियाई गेम्स अभी हाल ही में शुरू हुआ है तो यह भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ठीक उसी प्रकार से COP28 भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जितने भी फैक्ट आपको मिलते हैं आप उसको अपने एक A4 शीट पे जरूर मेंशन करिए और उसका डेली रिवीजन करते रहिए। इसी सम्मेलन से एक टॉपिक है जिसका नाम है रेस टू रेजिलियंस। ये क्या है, ये हमारे एग्जाम में कैसे कैसे मतलब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रोवाइड करवा रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब्दुल कलाम द्वीप ये भी चर्चा का केंद्र बना हुआ था तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। कावेरी नदी न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये लास्ट के दोनों टॉपिक हमारा एग्जामिनेशन हॉल में ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इसलिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जनवरी में इसका हम रिवीजन कर लेंगे तो आप ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए कि अगस्त से लेकर 15 जनवरी तक का करंट अफेयर अगर आप समीक्षा अधिकारी या फिर एपीएस के एग्जाम को देने वाले हैं तो अगस्त से लेकर 15 जनवरी तक के एक एक दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं करंट अफेयर के, उसको आपको एक अलग नोट में तैयार करना होगा। आप डेली वाइज पे करंट अफेयर तैयार करिए और देखिए आप मंथली में अगर आप देखते हैं अपना एक शॉर्ट करंट अफेयर तैयार करते हैं तो 3 से 4 पेज में वो आपका एक मंथली करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, जो कि एग्जाम के समय में रिवीजन में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और करंट अफेयर को इग्नोर मत करिए क्योंकि 70 से 80% डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से रिलेट करके मिलने वाले हैं। इस पे आप विश्वास बनाए रखिए। तो आज के करंट अफेयर हम शुरू करते हैं और वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम शुरुआत करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां पे कुछ ऐसे डेटा प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या की दर 2021 से 12.0 और 2022 में 12.4 थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। सरकार ने नवंबर 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति जारी की थी, यह भी फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इस राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य 2030 तक देश में आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रोवाइड करवाया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने देश में बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को और कारगर बनाने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया था। 4 दिसंबर 2023 तक 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने 46 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। यह भी एक लिखित उत्तर के रूप में ये फैक्ट बताया गया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय 1/4/2022 से 31/3/2026 यानी कि 2022 से 2026 तक केंद्र प्रायोजित योजना संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RGSA कह रहे हैं, वो लागू कर रहा है। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित है और इसमें भाग 9 संविधान के भाग 9 क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय भी शामिल हैं जहां पे पंचायतें मौजूद नहीं हैं। यह भी फैक्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रोवाइड कराया गया था। गृह मंत्री श्री निशीथ प्रामाणिक ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 15 फरवरी 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 प्रखंडों के चयनित गांवों को व्यापक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए 48,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ
मंजूरी दी है। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? 4800 करोड़ रुपए की, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, वही संसद के शीतकालीन सत्र में बताया, कि देश में हाई स्पीड पहुंच नियंत्रित गलियारा और 4 लेन सड़क नेटवर्क के विकास पर ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 के लगभग 91,287 किलोमीटर से बढ़कर अब 1,86,145 किलोमीटर हो गया है। तो ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सरकार ने ब्रिटिश काल के आपराधिक विधेयक की जगह लाए गए 3 विधेयकों को वापस ले लिया है और संसद की स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल करते हुए 3 नए विधेयक को लोकसभा में लाई है। और ये नए विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता द्वितीय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वितीय, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वितीय। ये भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया कानून 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में 76% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वामपंथी उग्रवाद से संबंधित, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम को हरी झंडी दिखाई, जिसने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम दिया। ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में 2021 में शुरू किया गया यह अभियान 3 पर्वतारोहियों की एक टीम द्वारा चलाया गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सीवेज संशोधन में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और यमुना में प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड मथुरा के साथ त्रिपक्षीय रियायत समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह भी यूपी से है। उत्तर प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त कराने के प्रयासों की कड़ी में 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आने वाले एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक जो है कुष्ठ रोग को मुक्त कराने के लिए एक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और ऐसे फैक्ट जो है ना यूपी में एक्चुअली, मतलब कि यूपी के जो एग्जाम होते हैं वो एक्चुअली फैक्ट बेस पे ज्यादा होते हैं, तो ऐसे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। विद्याधर नगर से विधायक दिया कुमारी और दूदू से विधायक प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे राजस्थान के, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिक्किम के पंगालोखा वन्य जीव अभ्यारण्य में 3640 मीटर की ऊंचाई पर एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि पंगालोखा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे है? ये सिक्किम में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से में पहुंचने से हजारों लोगों को प्रभावित किया है। तो चक्रवात जैस्पर कहां पे आया है? ऑस्ट्रेलिया में आया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद माली में अपने 1 दशक लंबे शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है, क्योंकि हिंसक उग्रवाद के बढ़ते खतरे को संबोधित करने में बल अपर्याप्त था। तो माली में 10 वर्षों बाद जो है संयुक्त राष्ट्र ने अपना आधिकारिक तौर पर मिशन को समाप्त कर दिया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पोलैंड में डोनाल्ड टस्क नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।
टस्क यूरोपीय संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। टस्क के प्रधानमंत्री बनने से देश में 8 साल के राष्ट्रवादी शासन के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून और 3 राजनयिकों को दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व की खातिर काम करने के लिए हर साल दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना दिवाली फाउंडेशन यूएसए ने साल 2017 में की थी। तो दिवाली पावर ऑफ 1 अवार्ड किसे दिया गया, जो इंपॉर्टेंट हमारे व्यक्ति विशेष है बान की मून, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हरियाणा के प्रणव सुरमा ने F51 वर्ग में पुरुषों के क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर अपने एशिया पैरा खेलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के मुख्य आकर्षण में हरियाणा के इस खिलाड़ी ने 33.54 मीटर दूर तक थ्रो किया। बता दें कि हांगझू में सुरमा ने 30.01 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक भी जीता था। तो प्रणव सुरमा ये जो है किससे रिलेटेड है, क्लब थ्रो से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में कि ऑक्टोसाइट क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि रेडियोथेरेपी से उपचार करा रहे कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ने की दिशा में परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और मेसर्स IDRSA लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने ऑक्टोसाइट टैबलेट विकसित करने के लिए मिलकर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ऑक्टोसाइट को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से मंजूरी भी मिल गई है। जनवरी 2024 में ऑक्टोसाइट टैबलेट बाजार में आने की उम्मीद है और यह कैंसर उपचार प्रोटोकॉल में एक परिवर्तनकारी उपाय बनने के लिए तैयार है। तो कैंसर के लिए कौन से टैबलेट की मंजूरी मिली है, ऑक्टोसाइट की मिली है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्राम मंच के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज यह है कि पंचायती राज्य मंत्रालय ने हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकी का उपयोग करने वाले एक ऐप जिसका नाम है ग्राम मंच लॉन्च किया है। पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ग्राम मंच भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना पहल को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्राम पंचायतों को विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक पहलों की योजना बनाने और निष्पादित करने में सक्षम बनाते हुए ऐप ग्रामीण विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो ये तो रहा ग्राम पंचायत से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं COP28 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे COP28 में नीदरलैंड ने जीवाश्म सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन गठबंधन शुरू किया। तो किसने शुरू किया है? नीदरलैंड में। अब इस गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं? एंटीगुआ और बरबुडा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, कोस्टारिका, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड और स्पेन। तो जीवाश्म सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन COP28 में किसने शुरू किया? नीदरलैंड ने। इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि अजरबैजान को 2024 में अगले यानी कि COP शिखर सम्मेलन COP29 के मेजबान देश के रूप में घोषित किया गया। यह राजधानी बाकू के अगले साल अंत में वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार है। देखिए, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ये एक एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछा गया है, मुझे अच्छे से याद है। तो इसलिए अजरबैजान को आज आप मैप में जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगले साल हो रहे COP29 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त अरब अमीरात आम सहमति का अनुमोदन किया है। इसमें वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन में भाग लेने वाले 198 देशों ने महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों फैक्ट हैं, ध्यान रखेंगे। COP29 का आयोजन कहां पे होगा? अजरबैजान में। नीदरलैंड ने
सब जीवाश्म सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शुरू किया और साथ ही वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य COP28 में रखा गया है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेस टू रेजिलियंस। ये भी जो है COP28 सम्मेलन से ही रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो न्यूज ये है कि दुबई में COP28 के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में अपनी भागीदारी की घोषणा की है, यानी कि भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने वाला एक वैश्विक अभियान है। रेस टू रेजिलियंस एक विश्वव्यापी मंच है जिसका उद्देश्य गैर राज्य अभिनेताओं, निवेशकों, व्यवसायों, शहरों, क्षेत्रों और नागरिक समाज को एकजुट करना है। लक्ष्य 2030 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों की लचीलापन को बढ़ाना भी रेस टू रेजिलियंस का एक उद्देश्य है। साथ ही बता दें कि वर्ष 2020 में स्थापित यह अभियान जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और लचीले शहरी वातावरण का निर्माण करने वाली रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक सहयोगी संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि रेस टू रेजिलियंस की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना होगा वर्ष 2020 में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत एक स्वीप संस्थान शहरों में रेस टू रेजिडेंस के लिए क्रिस्टल सेंटर, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में C-क्यूब कहते हैं, में भारत की भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। C-क्यूब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी कि CSCAF के विकास और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। यह ढांचा एक असाधारण शहरी मानक उपकरण के रूप में काम करता है, जो भारतीय शहरों के लिए विशिष्ट सांस्कृतिक प्रासंगिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था रेस टू रेजिलियंस से रिलेटेड, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि जिसे हम पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि भारत की शीर्ष सैन्य अनुसंधान एवं विकास एजेंसी, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, ओलिव रिडल समुद्री कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले के मौसम के दौरान उड़ीसा तट से दूर व्हीलर द्वीप पर मिसाइल परीक्षण रोक देगी। यानी कि अब जो है वो कभी कभी जो है मिसाइल परीक्षण व्हीलर द्वीप पे नहीं करने वाली है। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर ले। अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज आकाश, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों सहित विभिन्न स्वदेशी मिसाइलों के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में अब्दुल कलाम द्वीप कार्य करता है। यह सुविधा भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित इसकी विशेषता चट्टानों के बिना मिट्टी का निर्माण है, जो मिसाइल परीक्षण के लिए एक विशिष्ट स्थान बनाती है। ये आप धर्मा देख रहे हैं ना, धर्मा, इसी के पास यहाँ पे एक द्वीप है जिसे हम व्हीलर द्वीप पहले कहते थे और वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। ये देखिए धर्मा पोर्ट यहाँ पे है और इससे बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये व्हीलर आइसलैंड है, जिसे हम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कावेरी नदी चर्चा का केंद्र क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि एक शोध पत्र बताता है कि कावेरी बेसिन में लगभग 12,850 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक वनस्पति अब समाप्त हो गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल बात कर ले। कावेरी नदी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तमिल भाषा में कावेरी नदी को पुन्नी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको दक्षिण गंगा की नदियों का क्रम लंबाई के हिसाब से याद है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद पौंडीचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब इसकी हम सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अर्कवती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, काबिनी, हरंगी आदि इसकी जो है सहायक नदियां हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था कावेरी नदी से रिलेटेड, क्योंकि ये न्यूज में बनी हुई थी। आज आप इसका रिवीजन
जरूर करेंगे। तो ये तो रहे इन 2 दिनों के करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। साथ ही बता दें कि आज के दिन कंप्लीट नवंबर की जितनी भी समसमाय की बची हुई है वन लाइनर फैक्ट वो कवर हम करा देंगे। साथ ही एनवायरमेंट का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चल रहा है जो कि आगामी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग जाके उसको जरूर सॉल्व करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।